गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक सबको सही है। आज हम लोग टॉपिक साउंड देखेंगे और कल हम लोग टॉपिक 4 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 देखेंगे साउंड का आज हम लोग। और इस टॉपिक में हम लोग टॉपिक नंबर 5, ठीक है। साउंड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साउंड जो है क्लास 9 के लिए। और टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग फिर से देखेंगे टॉपिक नंबर 5, जिसमें टॉपिक नंबर 4 में हम इको तक बता चुके थे और आज हम बताएंगे रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन बताएंगे। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं, जो बच्चे नए हैं, टॉपिक्स आप लोग देखिए। चैनल अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और हम लोग आज टॉपिक नंबर 5 स्टार्ट किया जाए। और टॉपिक 5 स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग साउंड क्लास 9 का टॉप एक्सप्लेनेशन सीरीज पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ाया गया है। आप चैनल्स पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, मैथ खोलिए, साइंस खोलिए, बहुत सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। और आज हम लोग देखेंगे साउंड का रिवर्बरेशन टॉपिक। इसके पहले आप हमको एक मैथ का क्वेश्चन का आंसर ये बताइए कि 73 इंटू 73 इंटू 73 और माइनस 28 इंटू 28 इंटू 28 और डिवाइडेड बाय 73 इंटू 20 इंटू डैश 73 इंटू 73 प्लस 73 इंटू 28 और प्लस 28 इंटू 28। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है तो बहुत कम ही बच्चे, हमको उम्मीद है कि इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। और दूसरा क्वेश्चन का ये आंसर बताओ कि यदि √6 दिया है, √6 दिया है, √6 दिया है, तो इसका आप बताओ तो कमेंट बॉक्स में कितना आंसर होगा। अब बच्चे इसका गूगल करेंगे, स्कैन करेंगे और तुरंत आंसर बता देंगे, ठीक है। हियर इज साहिल, बहुत अच्छा साहिल, आ गए हो तो आप इसका आंसर बताओ। चलो बच्चों आ गए हैं, अब ये इसको बनाते रहिए। और आज हम लोग देखेंगे अपना टॉपिक रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन क्या होता है? कौन है भाई आज? चलो आकांक्षा, क्या कमेंट कर रही हो? कमेंट नहीं, उल्टा सीधा कोई भी एक दूसरे के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ अपना टॉपिक देखो। और नहीं तो कल क्लास में हम यही पूछने वाले हैं, समझ लेना। कल क्लास में बहुत अच्छे से हालत खराब हो जाएगा। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो कल क्लास में अब वीडियो स्किप कर करके जो भाग जाते हो, कल समझ में आएगा आप लोग को। चलो इसका हमको पता है कि कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि गूगल से सब मैथ का क्वेश्चन नहीं खोजते हैं। रिवर्बरेशन, चलो रिवर्बरेशन पढ़ते हैं। रिवर्बरेशन क्या है? persistence of the sound wave after regular repetition within the distance less than 17.2 मीटर। इसका देखो मतलब क्या है? इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि कोई भी साउंड, जैसे यहां पर क्या है? ऑब्स्टेकल है। ये क्या है? ऑब्स्टेकल्स है। ये क्या है? ऑब्स्टेकल, जहां पर साउंड टकरा के वापस आने वाला है। समझ गए आप? ये क्या है? ये ऑब्स्टेकल है। आप लोगों को सबको साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं? साउंड क्लियर आ रहा है सबको? और स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? एकदम क्लियर है भाई, हमारे हिसाब से तो क्लियर है। तो ये ऑब्स्टेकल है जहां पर साउंड जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। जैसे कि यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर गया और ये
रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। ठीक, यहां पर गया और वो रिफ्लेक्ट होकर आया। अब साउंड यहां पर हमारा गया ये, और यहां पर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। ठीक, इस तरह से बार बार साउंड जा रहा आ रहा, जा रहा जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा। ठीक, अब इसका जो यहां पर जो मैन है, जो इस साउंड को सुन रहा है और इस साउंड को प्रोड्यूस जो कर रहा था, अरे हम ही ना मैन है, हम ही तो मैन है। इसको यहां पर यहां से बोले, यहां पर यहां गया, यहां आया, यहां गया, यहां आया, मेरे पास हम बोल रहे हैं और ये मेरे पास टकरा के वापस आ रहा है। अब ये डिस्टेंस यदि 17.2 मीटर से लेस होगा यहां पर तक, यहां तक, ये क्या है, ऑब्स्टेकल है, और ये क्या है, सोर्स। ये क्या है, सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। समझ गया, सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका डिस्टेंस 17.2 मीटर क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन 17.2 मीटर से भी कम होगा। तो वही कंडीशन क्या कहलाता है, रिवर्बरेशन। वही कंडीशन क्या कहलाएगा, रिवर्बरेशन। REVERBRESON, इसी कंडीशन को कहेंगे रिवर्बरेशन। समझ गया, मतलब कोई भी साउंड, कोई भी साउंड जब यहां से हम लोग बोलेंगे ऑब्स्टेकल तक जाएगा, टकराकर 17.2 मीटर से भी कम दूरी से टकराकर वापस चला आएगा, 17.2 मीटर की दूरी से टकराकर वापस चला आएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग रिवर्बरेशन। और यदि 17.2 मीटर के इक्वल होगा, इक्वल टू होगा और मोर देन होगा, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इको। यदि 17.2 मीटर से कम दूरी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, टकरा के वापस आएगा, और बार बार टकरा के वापस आएगा, इसी को बोलेंगे परसिस्टेंस। बार बार टकरा के वापस आएगा 17.2 मीटर से कम दूरी पे, तो उसको कहेंगे रिवर्बरेशन, और बार बार टकराने को कहते हैं परसिस्टेंस। और यही यदि 17.2 मीटर इक्वल या उससे ज्यादा के दूरी से टकरा के आएगा, तो वो रिवर्बरेशन ही कहलाएगा, वो कहलाएगा इको। और इको का वैल्यू ये 17.2 मीटर कैसे निकाले थे, हम इसके पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, इसको नोट करेंगे आप। यहाँ पर जितने भी बच्चे जो है ना क्लास 9 के आपस में बात करते रहते हो, कमेंट करते हो, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया है अब ये, इसका हम अब स्क्रीनशॉट ले लिए है। जो तुम लोग का ये हरकत है, किसी पढ़ना नहीं है, बस खाली कहानी सुनाना रहता है, बकवास करना रहता है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और अब आप लोगों के ना हम भेजेंगे गार्जियन के पास। सिर्फ खाली तुम लोग बकवास करते हो। चलो, ये रिवर्बरेशन हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोग अपना बकवास करते रहो। जो बच्चे अच्छा पढ़ने वाले हैं कम से कम उनको पढ़ने दो, नहीं पढ़ना है आराम से मोबाइल बंद करके सो जाओ। देखो, वेज ऑफ रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन, वेज ऑफ कंट्रोलिंग कह लो, या रिड्यूसिंग रिवर्बरेशन, REVERBERATION। रिवर्बरेशन को हम लोग कम कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। रिवर्बरेशन को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे रिवर्बरेशन, क्योंकि जब वहां पर होगा तो बार बार टकरा के आएगा, तो आवाज गूंजेगा ना, तो हम लोग का आवाज सुनाई नहीं देगा। रूम में बैठ के आपस में वही सब आपस में टकराना शुरू कर देगा, कोई आवाज ही नहीं समझ में आएगा कौन क्या बोल रहा है। पहला क्या होता है, बाय अप्लाइंग कर्टन्स ऑन द डोर्स एंड विंडोज। डोर्स और विंडोज पे कर्टन्स हम लोग लगा देंगे। कर्टन्स मतलब पर्दा लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, साउंड को एब्जॉर्ब कर देगा। ये क्या करेगा, साउंड को एब्जॉर्ब करेगा। साउंड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, नॉट करेजा, करेगा। ठीक, क्या लगा है, फिर मत
ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपस में एक बिल्कुल भी कोई कमेंट नहीं करेगा, चुपचाप यहां पर पढ़ने आए, पढ़ो। चलो, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि कर्टन्स लगाएंगे, और दूसरा दिया हुआ है कि बाय यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, by using sound absorbing materials on the walls। हम लोग दीवार पे जैसे कि प्लाईवुड हम लोग लगाएंगे, प्लाईवुड लगा देंगे दीवार पे। जो होता है ना, तो दीवार क्या होता है, सीमेंटेड होता है, तो वो बहुत ज्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट करता है ना, परसिस्ट, वो बनाता है रिवर्बरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे दीवार में कोशिश करेंगे प्लाई लगवा देंगे। प्लाई लगवा देने से क्या होता है कि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तीसरा, बाय यूजिंग कारपेट्स ऑन द फ्लोर। हम लोग फ्लोर पे क्या करेंगे, कारपेट्स यूज करेंगे। कारपेट्स क्या करता है कि वो भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण रिवर्बरेशन ना हो। ठीक है, कम आवाज गूंजे। फोर्थ नंबर क्या करेंगे, by making the false ceiling of the roof, by making the false ceiling of the roofs by using sound absorbing materials। तो देखोगे कि छोटे से रूम में, छोटे से ऑफिस में कुछ लोगों का होता है, जैसे डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, ठीक है, या टीचर हैं जो अपना कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस ही हम लोग पढ़ाते हैं, तो अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिन में इसको स्टूडियो सेटअप बनाना होगा, ताकि जैसे यहाँ पर साउंड यहाँ पर जा रहा है, तो ये दीवार से टकरा रहा है, खिड़की से टकरा रहा है, ये जमीन से टकरा रहा है, ये फ्लोर से, रूफ से टकरा रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे दीवार में हम लोग को प्लाई लगवाना है। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, जो सीलिंग है ना, जो सीलिंग है, छत है, उस छत को भी क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फॉल्स सीलिंग करवाना पड़ेगा, किसी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से, प्लाई से, या तो पीओपी से, ताकि साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और रिफ्लेक्ट ना करे, कम से कम साउंड रिफ्लेक्ट करे। ठीक है। और एक क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग द फोम सोफा सेट ऐसा यूज करेंगे, बाय यूजिंग द फोम सोफा सेट्स इन आवर रूम और ऑफिस, इन आवर रूम्स और ऑफिसेस। हम लोग रूम और ऑफिसेस में क्या करेंगे कि फोम वाले सोफा सेट को यदि यूज करेंगे, तो फोम वाले सोफा सेट क्या करते हैं, फोम या लेदर वाले साउंड एब्जॉर्बिंग क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फोम या लेदर वाला यदि सोफा सेट यूज करेंगे, तो बोलने पे क्या होगा, यदि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बहुत तेजी से क्या करता है कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और रिवर्बरेशन से, परसिस्टेंस मतलब बार बार रिपीट करने से साउंड को रोक देता है। तो फोम मतलब फोम वाला जो स्पंज वाला होता है, बैठ के हम लोग गच से घुस जाते हैं अंदर, और लेदर वाला तो आप लोगों को पता है। लकड़ी वाला सोफा हम लोग कम यूज करेंगे, लकड़ी वाले में भी थोड़ा बहुत साउंड रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे कि वेज ऑफ कंट्रोलिंग या रिड्यूसिंग द रिवर्बरेशन में ये सारा टॉपिक्स होते हैं, मतलब इतने पॉइंट्स हैं, इसको नोट करिए आप जल्दी से। हो गया ना ये? चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे जो है अटेंडेंस खाली लगा रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट सर, यस सर, प्रेजेंट सर की कल क्लास में हम पूछेंगे ये सब, ये सारा चीज हम क्लास में पूछने वाले हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड।
अच्छा, इसमें ध्यान देना कि अभी जब सबसे पहला टॉपिक साउंड का पढ़ाया जा रहा था फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में, तो हम लोग एक चीज बताए थे हम के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का वेव जो प्रोड्यूस होता ना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, जिसमें पहला वाला क्या था, एम्पलीट्यूड था, दूसरा क्या था, वेवलेंथ था, तीसरा क्या था, टाइम पीरियड था। ये सब क्या होता है उसमें समझाया गया था। और चौथा क्या है, फोर्थ नंबर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और फिफ्थ नंबर क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। क्लियर? ठीक। तो देखो साउंड वेव है, तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड वेव का था, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आज हमको पढ़ना है या पढ़ाना है आप लोगों को, जो आपको पढ़ना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला आता है लाउडनेस। सबसे पहला जिसको लाउडनेस या एम्पलीट्यूड, पहला क्या आएगा, एम्पलीट्यूड। फर्स्ट आएगा एम्पलीट्यूड, जिसको हम डिपेंड किस पे करता है, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे। दूसरा प्रॉपर्टी होता है पिच, पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे। पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तीसरा होता है क्वालिटी, तीसरा होता है क्वालिटी, जिसको हम लोग कहते हैं टिम्बर। और टिम्बर किस पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। और ये वेव फॉर्म क्या है, ये होता है शेप ऑफ वेव, शेप ऑफ वेव्स। ये वेव का अलग अलग, वेव्स का अलग अलग शेप होता है। जैसे कि फ्लूट का वेव निकलता है तो उसका अलग शेप होगा, वायलिन का वेव निकलेगा तो अलग शेप होगा, तबला का वेव निकलेगा तो अलग शेप होगा, और ताली पीटेंगे ऐसे ऐसे तो अलग वेव होगा। तो हर तरह का चीजों का वेव अलग अलग होता है, उसी शेप वेव को कहेंगे क्वालिटी या टिम्बर। ठीक। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे, क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म, जिसको शेप ऑफ वेव कहते हैं। क्वालिटी का दूसरा नाम टिम्बर होता है, नोट करेंगे इसको। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, ना कि साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है साउंड। ठीक है, इतना नोट कर लो। नोट कर लिया? समझाएं क्या करके, समझाया जाए? चलो समझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ रहे थे। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें पहला को था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो कि डिपेंड करता है लाउडनेस पर। ठीक, तो ये क्या होता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, it is the property of the sound which shows, it is the property of the sound which shows the intensity of the sound, which shows the intensity of sound। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब साउंड कितने जोर का निकल रहा है। ठीक। अच्छा, ये भी इसमें नोट रखना कि साउंड का जो एसआई यूनिट है ना, साउंड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। डेसिबल, जिसको हम लोग छोटा डी और बड़ा डी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना, डेसिबल। साउंड का एसआई यूनिट होता है डेसिबल। समझ गया? साउंड का एसआई यूनिट होता है डेसिबल। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, तुम लोग जीके के क्वेश्चन में एक चीज हमको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो बहरे लोग होते हैं वो साउंड सुनने के लिए साउंड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। समझ गया? साउंड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिनसे वो चीज उनको सुनाई देता है, कोई चीज धीमा आवाज भी उनको तेज सुनाई देता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में, जो कान बहरे लोग कान में लगाए रहते हैं सुनने के लिए। ठीक है, ईयरबड नहीं, ईयरबड नहीं, वो आपको बहरे लोगों के लिए बता रहे, डीफ। ठीक, डीप डम। ठीक, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे। ठीक, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस। एम्पलीट्यूड क्या है, वो डिपेंड करता है लाउडनेस पे। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे। क्लियर? एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है लाउडनेस पे। ठीक है,
क्लियर? चलो, नहीं पता है तो तुम लोग क्या करोगे? अब गूगल से ही ना, हर काम तो तुम लोग का गूगल से ही होता है। तो हो गया ये, ठीक। लाउडनेस एम्पलीट्यूड का मतलब कोई भी साउंड का कितना ज्यादा हाई इंटेंसिटी है। जैसे कि यहां पर ये मान लो ये इंटेंसिटी है एक, और ऐसे दिया हुआ एक ऐसे वाला। तो ये बताओ कि यहां पर मेल है, कोई मेल, ठीक। मेल क्या कह लो तुम, यहां पर मान लो कोई लायन है, उसका ये इंटेंसिटी है, मतलब इतना लाउडनेस से साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। अब यहां पर क्या जो है, यहां पर कोई मान लो इसको कोई मैन मान लो, मैन का इंटेंसिटी जो है लाउडनेस साउंड का इतना है। अब लायन जितना तेज, ठीक, लायन जितना तेज से दहाड़ देगा, ह्यूमन बीइंग उतने तेजी से नहीं दहाड़ सकता, क्योंकि लायन का जो है इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस करने का बहुत ज्यादा है हम लोगों से। इसलिए लायन का जो लाउडनेस होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला ऊंचा लाइन, जिसका जितना ज्यादा ऊंचा लाइन होगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड। समझ गया? जैसे ये देखो, छोटा एम्पलीट्यूड लाउडनेस कम, बड़ा एम्पलीट्यूड लाउडनेस ज्यादा, और बड़ा एम्पलीट्यूड लाउडनेस बहुत ज्यादा। समझ गया? छोटा एम्पलीट्यूड लाउडनेस कम, इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस ज्यादा। समझ गया? एकदम इतना छोटा हो गया मतलब जितना ज्यादा ऊपर नीचे करेगा, जितना ज्यादा ऊपर जाएगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा, जितना कम नीचे होगा लाउडनेस कम होगा, ठीक। जैसे हम बोल रहे हैं इतना हो गया, लाउडनेस ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा। मतलब छोटा सा बना, मतलब छोटा सा एम्पलीट्यूड बना, इतना, तो इसका मतलब लाउडनेस कम होगा, ठीक। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब आगे बढ़ाया जाए। दूसरा प्रॉपर्टी होता है इसमें, दूसरा प्रॉपर्टी होता है हम लोगों का इसमें पिच। तो पिच जो है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अब पिच क्या है ये हम लोगों को समझना है। तो पिच क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, it is the property of the sound wave, नहीं, it is the property of the sound wave, नहीं, sound ना, it is the property of the sound which is used to distinguish two or more sounds having same loudness और एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो पिच जो है वो साउंड का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ठीक। यस सर, क्लियर है? चलो ठीक है। तो देखो, पिच जो है वो एक साउंड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग दो या दो से ज्यादा साउंड, ठीक, दो या दो से ज्यादा साउंड को क्या करते हैं? टू और मोर साउंड वेव्स को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं जिसका सेम लाउडनेस होगा, सेम लाउडनेस, ठीक है। जैसे दो साउंड है, दोनों साउंड का लाउडनेस सेम है, तब तुम कैसे अलग करोगे? तब तुमको अलग करना पड़ेगा पिच से। तब तुम कैसे अलग करोगे? पिच से अलग कर लोगे, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी से। जैसे कि मान लो यहां से यहां है, ये ऐसे ऐसे चला, ठीक, ये इतना ऊंचा गया, चलो ये ऐसे हुआ। अब ये दूसरा वाला जैसे है, ये मान लो ऐसे चल रहा है, ये मान लो 5 मीटर, सब जो है 5 सेंटीमीटर, सब जो है ये 5 सेंटीमीटर, कितना है? सब जो है ऊपर जो जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर नीचे जा रहा, जैसे ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ये सब कितना है? ये सब कितना है? ये सब 5 सेंटीमीटर है। सब कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वाला साउंड वेव जैसे मान लो यहां पर ये दूसरा साउंड वेव ऐसे करके चल रहा, ठीक, ये ऐसे करके चल रहा। अब ये भी जो है सब मान लो 5 मीटर ऊपर गया ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी मान लो ये सब जो है कितना जा रहा, सारा जो एम्पलीट्यूड इसमें भी जा रहा 5 मीटर जा रहा, सारा एम्पलीट्यूड इसमें भी 5 मीटर गया, ठीक। अब इसका मतलब ये होगा कि यहां पर दिया है कि दोनों साउंड वेव का क्या हुआ? सेम क्या आ रहा है?
सेम एम्पलीट्यूड। सेम एम्पलीट्यूड का मतलब सेम लाउडनेस। सेम एम्पलीट्यूड का मतलब सेम लाउडनेस। ठीक, सेम एम्पलीट्यूड का मतलब सेम लाउडनेस है। क्लियर? सेम एम्पलीट्यूड मतलब सेम लाउडनेस। अब तुम कैसे इसको अलग करोगे कि कौन सा साउंड किसका है? अब इसके लिए तुमको यूज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी। जैसे देखो, अब तुम फ्रीक्वेंसी देखो, ऐसे चेक करो फ्रीक्वेंसी। जैसे देखो, ये 1 2 3 4 और ये 5, यहां पर 5 आया। इसका फ्रीक्वेंसी कितना आया? पहले वाले का फ्रीक्वेंसी आया 5। कितना? 5 आया, 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है? फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक, अब इसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये आया 10 हर्ट्ज। इसका मतलब लाउडनेस भले ही सेम है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और इसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। तो हमको ये पता चल गया कि कौन सा साउंड वेव किसका था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और पिच जो है एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है साउंड का, जिससे हम लोग 2 या 2 से ज्यादा साउंड वेव जिसका सेम एम्पलीट्यूड है या सेम लाउडनेस है, लेकिन उसको फ्रीक्वेंसी के आधार पर, पिच के आधार पर हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक, यही है पिच। नोट कर लिए? मतलब यहाँ पर लाउडनेस सेम है, इसका यहाँ पर पिच क्या होगा? यहाँ पर पिच हो गया इसका लेस है, पिच इसका क्या हो गया? लेस। और यहाँ पर जो होगा इसका पिच क्या होगा? यहाँ पर इसका पिच होगा मोर। क्लियर? वेरी क्लियर? समझ गए? चलो, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी। अब थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो थर्ड प्रॉपर्टी दिया है साउंड का, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का क्वालिटी। क्वालिटी जिसको हम लोग कहते हैं टिम्बर, जो कि डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन वेव फॉर्म। वेव फॉर्म क्या है? तो वेव फॉर्म जो है ये शेप एंड साइज जो है, शेप एंड साइज ऑफ वेव। किसी वेव का शेप साइज को कहेंगे वेव फॉर्म। तो ये क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड which is used to distinguish the two or more sound waves, which is used to distinguish two or more sound waves having the same loudness, मतलब having the same amplitude and same pitch का मतलब फ्रीक्वेंसी। सेम क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। अब क्या है कि कोई भी साउंड दो से ज्यादा साउंड वेव, समझे ना? 2 या 2 से ज्यादा साउंड वेव नहीं, साउंड 2 या 2 से मोर साउंड, 2 या 2 से ज्यादा साउंड जिसका सेम क्या होगा? सेम लाउडनेस या एम्पलीट्यूड होगा और सेम पिच और फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, 2 और मोर साउंड, ठीक, 2 और मोर साउंड जिसमें सेम लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड और सेम पिच मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो उस तरह के साउंड को हम किस प्रॉपर्टी से अलग करेंगे? क्वालिटी और टिम्बर से अलग करेंगे। ठीक,
जिसमें कोई भी दो या दो से ज्यादा साउंड है। अब मान लो दोनों साउंड का एम्पलीट्यूड लाउडनेस सेम है, मतलब पिच और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, तो उस तरह के साउंड वेव को हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द क्वालिटी और टिम्बर। ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। अब तुम इसका जो सब एग्जांपल यदि समझोगे तो तुम ये देख लो, जैसे ये है तो हम लोग इसमें जैसे ऐसे करके बना रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे करके जा रहा है, ये फ्लूइड का वेव फॉर्म है, ये फ्लूइड का वेव फॉर्म है, मतलब ये फ्लूइड का शेप ऑफ वेव है, फ्लूइड ऐसे वेव बनाता है। अब यदि वायलिन का देखोगे तो ये बनाएगा ऐसे। अब वायलिन का यदि बनाएगा तो वायलिन का जो है शेप ऐसे बनता है, शेप ऑफ वेव, वायलिन का शेप ऐसे बनेगा। इसी तरह से तबला का शेप अलग बनेगा, सितार का वेव अलग बनेगा, ठीक है, गिटार का वेव अलग बनेगा, हम ताली पीटेंगे तो उसका वेव अलग बनेगा, ये मार्कर वहां फेंक देंगे साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो अलग बनेगा, ये बॉटल को ऐसे करके पीटेंगे साउंड वेव अलग अलग साउंड वेव आएगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा साउंड वेव नहीं, दो या दो से ज्यादा साउंड जिसका सेम लाउडनेस एम्पलीट्यूड सेम पिच फ्रीक्वेंसी होगा, उस तरह के साउंड को हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वालिटी और टिम्बर, और ये डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। ठीक, इसके बाद एक चीज आप नोट कर लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक चीज ये है कि all the sound have different waveform। ठीक है, all the sound have different waveform। ठीक, all the sound sources लिख लो, all the sound sources यहां लिख दे, all the sound sources लिख लो तुम, all the sound sources यहां, all the sound sources। ठीक, all the sound sources have different waveform। ठीक, no two sound can have the same waveform। जैसे अभी हम बताएं कि कोई भी दो या दो से ज्यादा साउंड का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता था, मतलब लाउडनेस सेम हो सकता था, दो या दो से ज्यादा साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता था, मतलब पिच सेम हो सकता था, लेकिन दुनिया में कोई भी दो साउंड या कोई भी दो से ज्यादा साउंड का वेव फॉर्म कभी सेम नहीं हो सकता है। मतलब वेव फॉर्म जो होगा इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर ऑल साउंड, इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर ऑल साउंड सोर्सेज। जितने भी चीजों से साउंड प्रोड्यूस होता है, हर चीजों का साउंड वेव फॉर्म अलग अलग होता है। हो गया है ये, ठीक। अच्छा, अब इसका देखो यूज कैसे करते हैं कि जैसे कि मान लो कोई सिंगर है, ठीक है, सिंगर्स, मान लो कोई मेल सिंगर है, ठीक, मेल सिंगर है और कोई फीमेल सिंगर है, तो मेल सिंगर है और कहीं पर कोई फीमेल सिंगर है। अब क्या हुआ कि दोनों गाना शुरू किए, मेल सिंगर अपना गाना शुरू कर दिया, वो गाना शुरू कर दिया, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब उसका जो लाउडनेस है वो क्या हो रहा है, इतना ऊपर ऊपर जा रहा है ऐसे। फीमेल सिंगर गा रही है तो वो कैसे गा रही है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वो ऐसे गा रही है। मतलब क्या कर रही है, यहाँ पर इसका लाउडनेस ज्यादा है और इसका यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, क्लियर। यहाँ पर देखो 1 2 और ये सिर्फ 3, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज जा रहा है और यहाँ पर लाउडनेस इसका बहुत ऊपर ऊपर जा रहा, ऊंचा ऊंचा जा रहा, लाउडनेस हाई फ्रीक्वेंसी कम। ठीक, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और ये 5, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आया 5 हर्ट्ज, यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी हाई है। और एम्पलीट्यूड यदि चेक करोगे तो एम्पलीट्यूड देखो बहुत कम कम जा रहा, ऊपर इसका
मतलब ये जो दूरी है ना, ये दूरी बहुत कम है, यहाँ पर ये दूरी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इसका लाउडनेस क्या है, कम है। अब दोनों सिंगर का तो प्रॉब्लम हुआ ना, दोनों सिंगर में प्रॉब्लम होगा। ये पता चला मिले सुर मेरा तुम्हारा, तब गा ही रही है वो, तब तक गा के भाग गया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तुम सुर बने हमारा, खत्म। अब जैसे कोई डेफिनेशन हमको बोलना है तो हम बोलेंगे, तुम बोलो तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तो हम कैसे बोलेंगे, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी व्हिच इज एक्टिव ऑफ प्रोडक्ट मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दूसरा वाला स्टूडेंट जो है पता क्या खड़ा है, हाँ क्या बोल दिए सर, मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा था और दूसरे वाले स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, हम जल्दी से बोल के खत्म, और दूसरा वाला स्टूडेंट अभी बोल ही रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरमिक्सिंग ऑफ साउंड वेव्स को यूज करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ साउंड को इंटरमिक्सिंग ऑफ साउंड करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि साउंड को सेट करना पड़ता है। जब कभी भी मेल फीमेल सिंगर्स गाते हैं, या कोई भी मेल फीमेल नहीं, कुछ फीमेल सिंगर्स का भी आवाज बहुत हाई होता है, ठीक है, और कुछ मेल सिंगर्स का भी आवाज बहुत धीमा में होता है, इंटेंसिटी कम होता है। तो कोई भी दो सिंगर, टू और मोर सिंगर, कोई भी टू और मोर सिंगर्स जो होंगे, तो दो या दो से ज्यादा जो सिंगर्स होंगे, उन दोनों के आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को इंटरमिक्सिंग ऑफ साउंड करना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उन लोगों का लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड, और पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, तो उन दोनों के लाउडनेस को, और मतलब लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड और पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग सेट करते हैं ताकि गाना जो है एक साथ खत्म हो और एक इंटेंसिटी के साथ खत्म हो। समझ गया, ये नहीं कि कोई जल्दी खत्म कर दिया, कोई लेट से खत्म करेगा। तो गाना जो है जब स्टार्ट हो तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, सुर बने हमारा मतलब हमारा और उसका जो लोग गाना गा रहे हैं सिंगर्स, दोनों लोगों का गाना एक साथ खत्म हो और एक ही इंटेंसिटी से गाना बजे। मतलब दोनों में से ऐसा ना हो कि किसी का आवाज ज्यादा दब रहा हो और किसी का आवाज ज्यादा उभार दे रहा हो, ऐसा नहीं। तो इसीलिए इंटरमिक्सिंग ऑफ साउंड वेव को यूज किया जाता है, ताकि लाउडनेस और पिच जो है, लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी को सेम किया जा सके, सेम किया जा सके। तो ये हो गया आप लोगों का साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े लाउडनेस जो कि एम्पलीट्यूड होता है, दूसरा पढ़े पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है क्वालिटी जिसको कहते हैं टिम्बर, जो कि डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी साउंड प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेस हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, कभी भी किसी भी साउंड वेव का वेव फॉर्म सेम नहीं हो सकता। लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है। तो आप लोगों का देखिए ये टॉपिक तो खत्म हो गया। आज हम लोग देखें टॉपिक नंबर हम लोग 5 देखें, साउंड का टॉपिक नंबर 5। और अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर कल 6। टॉपिक नंबर 6 अभी में भी हो सकता है साउंड का दो या 3 टॉपिक अभी और आएगा, तब जाकर यह चैप्टर खत्म होगा। तो साउंड को आप हल्के में ना लिए, नहीं तो ये जान लीजिएगा कि आपको एग्जाम में ये चैप्टर आपको हल्का बना देगा। तो आप अपने को हल्के में मत लीजिए ना, मतलब चैप्टर को लीजिए। और मेरी तरफ से बस एक ही चीज आपको हम कहना चाहेंगे कि अपने लाइफ में अपने आप को इतना हर्ट करिए, HURT वाला, अपने लाइफ में अपने आप को इतना हर्ट करिए कि जब आप बड़े हो, जब आप समाज में जीने के लिए तैयार हो जाए, तो आप हर आदमी को हर्ट कीजिए मतलब हटा दीजिए, मतलब आप इतना कैपेबल बन जाइए। तो इसीलिए आज अपने आप को हर्ट करिए, ताकि कल जो है आप समाज से लोगों को हटा दीजिए, ठीक, और आप सबसे ज्यादा पावरफुल एंड कैपेबल पर्सन बनकर उभरें। तो गुड नाइट, थैंक यू। एंड ये सारे नोट्स को आप लिख लीजिए और लर्न करिए। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल में, चैनल को इच्छा करेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं इच्छा करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ते बिल्कुल रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चाहे मत कीजिए, लेकिन आप पढ़ते तो बिल्कुल ही रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए।